हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। सेल्स का हम लोग का कोर्स चल रहा है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ना एक स्किल है और बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आती है। उन लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है कि ऑब्जेक्शन क्या है। देखिए, जब भी आप सेल्स कॉल में होते हैं, ये बहुत नॉर्मल है कि सामने वाला पर्सन आपकी चीजों को सुनने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करेगा और आपको क्या लगता है कि वो क्वेश्चन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अब डील नहीं क्लोज होगी। बेसिकली यही कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं जो वो क्वेश्चंस के फॉर्म में आपसे पूछ रहा होता है। सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऑब्जेक्शन से डील नहीं होगी। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने ऑब्जेक्शन सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो 100% आपकी डील जो है वो क्लोज नहीं होगी। आज के इस वीडियो में इसी चीज को डिटेल में समझेंगे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है, किन क्वेश्चंस को आपको ऑब्जेक्शंस की तरीके से लेना है, उनके आंसर्स आपको किस तरीके से तैयार रखने, और फ्रेमवर्क्स की बात करेंगे, प्रोसेसेस की बात करेंगे जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपकी मदद करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जैसी चीजें ना आपके कन्वर्जन रेट को काफी बढ़ा देती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 10 लोगों के साथ मीटिंग करी और आपने ऑब्जेक्शन सही से हैंडल नहीं किए, तो हो सकता है उनमें से केवल एक ही या दो ही जो है वो कन्वर्ट हो। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ठीक तरीके से आती है या आपको पता है कि लोग ऑब्जेक्शंस करेंगे और मुझे तैयार रहना है उनके आंसर्स के लिए, सही तरीके से उन चीजों को आंसर करने के लिए, तो बेसिकली आपका जो कन्वर्जन रेट है वो इंप्रूव हो जाएगा। जो 10 में से 1-2 कन्वर्जन्स आप कर रहे थे, डेफिनेटली 3-4 कन्वर्जन्स तक आप पहुंच जाएंगे। तो सेल्स के इंटायर फनल के अंदर हर स्टेप पे थोड़े थोड़े एफर्ट्स आप लगाते हैं, उसी से आपका ओवरऑल जो कन्वर्जन रेट है वो बेहतर होता है। यही मैंने अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्शन डोंट किल डील्स, पुअर हैंडलिंग ऑफ ऑब्जेक्शन बेसिकली किल्स द डील, एंड दिस इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ हैंडलिंग द ऑब्जेक्शन। अगेन, अब इस सेल्स कोर्स के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के अराउंड डिस्कशन किया हुआ है ऑलरेडी, और आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकल हैं और साथ ही साथ माइंडसेट शिफ्ट के ऊपर जो है वो बात करती हैं। तो जिन लोगों को सेल्स में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में नहीं पता होता है, उनको क्या लगता है कि अगर क्लाइंट का ऑब्जेक्शन होगा तो देयर इज प्रॉब्लम, आई हैव टू कन्विंस देम इमीडिएटली, जल्दी जल्दी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी मेरे को, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, क्लाइंट चला जाएगा। ऐसा नहीं है। दे सेड इट्स एक्सपेंसिव, आई बेटर ऑफर अ डिस्काउंट। दिस इज नॉट बेसिकली द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अगर कोई सामने से आपसे कह रहा है कि मुझे ये थोड़ा सा महंगा लग रहा है, फॉर एग्जांपल कोई आपके पास आता है, आपकी सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कहता है कि नहीं, आपकी डिजिटल मार्केटिंग की जो सर्विसेज हैं वो काफी महंगी है, मैं अभी इनको नहीं ले सकता। आपको क्या लगता है, अगर मैं तुरंत डिस्काउंट जो है वो ऑफर कर दूं तो हो सकता है वो कन्वर्ट हो जाए? नहीं, उसने ये नहीं कहा कि अगर आप डिस्काउंट दे देंगे तो मैं ये सर्विसेज ले लूंगा। अब समझिए, अभी जो वो प्रोस्पेक्ट है या जिसके साथ आप मीटिंग में है, वो बेसिकली आपसे ये कह रहा है कि मेरे को आपकी सर्विसेज थोड़ी सी महंगी जो है वो लग रही है, बट किस रिस्पेक्ट में महंगी लग रही हैं? क्या उसने पहले किसी से काम कराया था इसलिए उसको महंगी लग रही है? उसके पुराने एक्सपीरियंसेस क्या हैं? उन सब चीजों को जब आप डिग डीप करते हैं तो आपको समझ में आता है कि बेसिकली उसके ऑब्जेक्शंस क्या है, और फिर उसके बेसिस पे आप उसको हैंडल जो है वो करते हैं। अभी फ्रेमवर्क की हम लोग बात करें तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर कोई कह रहा है महंगा और मैं तुरंत डिस्काउंट जो है वो ऑफर कर दूंगा, इसका मतलब डील क्लोज हो जाएगी और ज्यादा गड़बड़ी हो जाएगी और आपके कन्वर्जन रेट और गड़बड़ हो जाएंगे। तो फ्रेमवर्क से जब हम बात करेंगे तो ये चीज भी आपको क्लियर हो जाएगी। प्रोफेशनल माइंडसेट क्या है? ऑब्जेक्शन इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस कंफ्यूजन। मतलब उसको इंटरेस्ट है, वो आपकी बातें सुन रहा है, लेकिन उसके अपने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अराइज हो रहे हैं, तो उसको इंटरेस्ट है बट कुछ कंफ्यूजन है। दे आर एंगेज्ड विद यू, आपके साथ लगे हुए हैं, आपके साथ कॉन्टिन्यूअस बात जो है वो करें। देखिए, एक पाइपलाइन के अंदर ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सामने वाला पर्सन आपके टच में हो। सेल्स में एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं घोस्ट कर देना। ठीक है, तो होता यह है कि मान के चलते हैं आप कुछ लोगों के साथ टच में हैं, कुछ लोगों से बातें कर रहे हैं, और थोड़े टाइम के बाद आप क्या देखते हैं कि वो बंदा ना आपके फोन ही उठाना बंद कर देता है, या मेल के रिप्लाई नहीं कर रहा है, या व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप मैसेजेस कर रहे हैं तो उसके रिप्लाई नहीं कर रहा है। ये चीज बेसिकली कहलाती है घोस्ट कर देना। तो घोस्ट करना अलग चीज है, और पर्सन जब आपके साथ कॉन्टिन्यूअस टच में होता है ना, विच मीन्स दैट दे आर इंगेज्ड, दे आर हैविंग सम इंटरेस्ट, और कुछ कंफ्यूजन है, ऑब्जेक्शंस वो करेंगे और आप उनको आंसर कर देंगे। देयर इज एन इंफॉर्मेशन गैप एंड आई नीड टू फिल दिस। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज द राइट माइंडसेट। ट्रस्ट इजंट फुल्ली बिल्ट येट, आई नीड टू गाइड नॉट सेल। देखिए, अगर उसको ट्रस्ट हो जाएगा और सारे डाउट्स उसके क्लियर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डील जो है वो क्लोज हो जाएगी। बहुत नॉर्मल चीज है। एक डील में जो कॉमन ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। द कॉमन ऑब्जेक्शंस दैट यू विल मोस्टली हियर आर बेसिकली प्राइस एंड बजट के अराउंड एक ऑब्जेक्शन होता है कि बजट थोड़ा हाई लग रहा है, या इसमें गारंटी है इस बजट पे या नहीं, या आपके पास इससे सस्ता कोई ऑप्शन है या नहीं। तो इस टाइप के बजट बेस्ड बहुत सारे ऑब्जेक्शंस रहते हैं। अभी इनको कैसे सॉल्व करना है इसकी बात करेंगे। ट्रस्ट एंड पास्ट एक्सपीरियंस बेस्ड बहुत सारे ऑब्जेक्शंस रहते हैं। पहले एजेंसी से काम कर चुके हैं, बहुत प्रॉब्लम हुई, ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस वो शेयर कर सकते हैं। गूगल एड्स हमने ट्राई किया था, काम ही नहीं किया, आप क्या अलग कर देंगे? सब एजेंसी सेम ही बोलती हैं, आपकी अलग से कौन सी जो यूएसपीज हैं वो हैं।
टाइमिंग अभी डिसाइड नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम चाहिए, नेक्स्ट मंथ देखेंगे। अथॉरिटी पार्टनर से डिस्कस करके बात करेंगे। कंपैरिजन बेस्ड बहुत सारे जो ऑब्जेक्शंस हैं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट इज गोल्डन रूल्स ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्या नहीं करना है और क्या करना है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के दौरान। सबसे पहले कभी भी क्लाइंट को मिड सेंटेंस आपको इंटरप्ट नहीं करना है। पता चला उसने सवाल पूछना शुरू ही किया था और आप बीच में बोलने लगे, डिस्टर्ब करने लगे, तो क्लाइंट्स भी जो है या प्रोस्पेक्ट जो है वो इरिटेट होता है, उसको लगता है बड़ी जल्दबाजी है आपको किसी भी चीज की। पहले उसकी प्रॉब्लम ठीक तरीके से सुन ले। ये सारे ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, इनमें से 50 to 60% मिस्टेक्स आप करते होंगे। बहुत सारी चीजें आप ठीक भी करते होंगे बट ऑलमोस्ट 60-70% चीजों को आप गलत करते होंगे। मैं एक एक्सपीरियंस्ड सेल पर्सन को भी लाकर खड़ा कर दूं ना, वो भी 20-30% चीजें गलत ही करता है। जब बाद में वो सारी चीज देखता है उसको रियलाइज होता है कि अच्छा यार ये तो मैं चीज गलत ही कर रहा था। सो आर्ग्यू और गेट डिफेंसिव अबाउट रिजल्ट्स, जस्टिफाई इमोशनली वी वर्कड हार्ड, हमने बड़ी मेहनत करी, हमने ये किया, ये सारी चीजें जो है वो काम नहीं करती। रिड्यूस प्राइस इमीडिएटली टू सेव द डील। अब इस चीज के लिए ना मैंने अपनी टीम को बहुत ज्यादा समझाया है। अच्छा, टीम को क्या लगता है कि नहीं वो डिस्काउंट मांग रहा है, ऑफर मांग रहा है, बोल रहा है कि प्राइस ज्यादा है, तो सीधी सी बात है अगर हम प्राइस कम कर दें तो ये काम हो जाएगा। ऐसा नहीं, पहले आप समझाइए ना कि आपके प्राइस क्यों ज्यादा है, या आप उसको कन्विंस करने की कोशिश करें। अब उसने कहा कि प्राइस आपके ज्यादा है, आपने कहा हाँ मेरे प्राइस ज्यादा है, मैं डिस्काउंट ऑफर कर देता। उसको भी डाउट हो रहा है कि और भी मैं अगर डिस्काउंट मान लेता तो और ज्यादा ये डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते थे। बट अगर एक एजेंसी को जस्टिफाइड प्राइसिंग नहीं मिलेगी तो वो किस तरीके से आपको सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर पाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग भी टीम को जो है वो बताते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। धीरे धीरे ये सारी ट्रेनिंग जो है उनको भी प्रोवाइड करी जाती है। आपको क्या करना है, पूरा कायदे से उनको सुनना है, एक्नॉलेज करना है और वैलिडेट करना है उनके कंसर्न को कि हाँ भाई वो जो कह रहे हैं वो एक हद तक ठीक है बट मेरा ये पॉइंट है या मैं इसको इस तरीके से समझ रहा हूं या आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्लैरिफाई द रियल इश्यूज, इज इट एक्स और वाई। रीफ्रेम द पर्सपेक्टिव लॉजिकली। अगर आपका कोई और पर्सपेक्टिव है या आप उनकी बात से असहमत हैं तो वो भी लॉजिकली आपको समझाना पड़ेगा। असहमति हो सकती है, उनकी कोई बात हो सकती है वो आपको ना समझ में आए, आपकी कोई बात हो सकती है वो उनको ना समझ में आए। तो अगर आपको कुछ भी समझाने की कोशिश करनी है तो लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश करनी है। गाइड देम टू नेक्स्ट स्टेप। और अगर आप उन्हें लॉजिकली नहीं समझाएंगे तो डेफिनेटली डील आपकी क्लोज नहीं होने वाली है। पहला जो फ्रेमवर्क है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, इट्स अ वेरी 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 कॉमन फ्रेमवर्क। बहुत सिंपल है और बहुत कॉमन फ्रेमवर्क है। इसको FFF फ्रेमवर्क जो है वो बोला जाता है। और जनरली ये वाला जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का फ्रेमवर्क है ये ऑनलाइन कॉल्स के लिए ही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर हम एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जूम के ऊपर या गूगल मीट के ऊपर जो है वो डिस्कवरी कॉल्स करें, उसके बाद ऑब्जेक्शंस जो है वो हैंडल करने की कोशिश करें, तो ये उसी इकोसिस्टम के अराउंड जो है वो फ्रेमवर्क काम करता है। सो फील इज बेसिकली वैलिडेट देयर इमोशन इमीडिएटली टू लोअर डिफेंसेस। ऐसा ना लगे कि आप बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं, वो कुछ आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं और आप उस चीज का या तो आंसर जानते नहीं या तो उनको बताना नहीं चाहते। पहले उनकी बात को आपको समझना है, फील करना है, वैलिडेट देयर इमोशन कि हाँ भाई आप ठीक कह रहे हो, मैं आपकी बात को सुन रहा हूं और मैं आपकी बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं। सेकंड इज फेल्ट, नॉर्मलाइज द कंसर्न बाय शोइंग सिमिलरिटी विद अदर्स। आप ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई जो आपका कंसर्न है वही दूसरे लोगों का भी कंसर्न है, मैं समझ सकता हूं इस बात को। तो ये फील हो गया, ये फेल्ट हो गया। फील का मतलब ये भी है कि पहले आप उनकी प्रॉब्लम को ठीक तरीके से समझने की कोशिश करें, उनके ऑब्जेक्शंस को ठीक तरीके से समझने की कोशिश करें। ऑब्जेक्शन इज नॉट इक्वल टू प्रॉब्लम। उनको परेशानी नहीं है, उनके सवाल हैं। परेशानी होना और सवाल होना दो अलग अलग चीज है। तो ऑब्जेक्शन को कभी भी आप प्रॉब्लम मत समझिएगा, बिकॉज प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, ऑब्जेक्शन का सोल्यूशन नहीं होता है। ऑब्जेक्शंस के क्लैरिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, आई बिलीव ये चीज आपको समझ में आई होगी। एंड देन फाउंड इज बेसिकली शेयर द पॉजिटिव आउटकम और रियलिटी शिफ्ट, क्लियरिटी उनको प्रोवाइड करना। तो रियल एग्जांपल प्राइस ऑब्जेक्शन का, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाई यू फील द प्राइसिंग इज अ बिट हायर देन एक्सपेक्टेड। इट्स द फील, मैं समझ रहा हूं आपकी बात को। फेल्ट, मेनी ऑफ आवर करंट लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स एक्चुअली फेल्ट द सेम वे इनिशियली। उनको भी यही शुरुआत में लगता था। तो इस टाइप से फील फेल्ट वाले फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेमवर्क जो हमने मेंशन किया दैट इज एक्नॉलेज एंड रिडायरेक्ट। ये भी उसी से मिलता जुलता है। एक्नॉलेज करने का मतलब सबसे पहले वैलिडेट देयर कंसर्न इज रीजनेबल विदाउट एग्रीइंग इट्स ट्रू। रीजनेबल है, मैं सुन रहा हूं आपकी बात, बट ऐसा नहीं कि आप जो कह रहे हो उसका कोई आंसर नहीं है, मेरे पास उस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं या क्लैरिफिकेशन नहीं। ठीक है, आपकी बात सही है बट मेरे पास भी एक क्लैरिफिकेशन, दैट इज बेसिकली द एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद उस चीज को क्लैरिफाई करना है आपको, फिर उसको रिडायरेक्ट करना है ताकि उनका जो उस ऑब्जेक्शन को लेकर फोकस था वो शिफ्ट हो। ऐसा ना हो कि दोबारा फिर से वो प्राइस के ऊपर आकर अटक जाएं। पता चला उस बार प्राइस ऑब्जेक्शन को लेकर बात हो गई, फिर से उसी चीज के ऊपर अटके हुए, ये नहीं होना चाहिए।
सो रियल एग्जांपल क्या है, लेट्स से गूगल एड्स उनके लिए काम नहीं किया. So this is a completely valid concern giving your past experience. This is basically acknowledgement. Clarify क्या करना है, usually when ads underperform it is because of tracking, targeting और landing pages issues. और उसके बाद redirect क्या करना है कि ये सारी चीजें हम और बेहतर तरीके से करते हैं, हमें पता है सारी चीजें किस तरीके से होती है. So you can proceed with us. That is basically redirecting. Shifting focus to root cause that you can control. कि हमें पता है कि ट्रैकिंग इसकी प्रॉब्लम थी, हमें वो चीज बहुत अच्छे तरीके से आती है, हम इसको सॉल्व कर देंगे. राइट, सो दिस इज बेसिकली द सेकंड फ्रेमवर्क दैट इज एक्नॉलेज एंड रिडायरेक्ट. तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है. अगर आम बातचीत की भाषा में समझाने की कोशिश करूं मैं आपको कि आप कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे, तो आप भी यही चीज बताएंगे. पर जब थोड़ा सा फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आप काम करने की कोशिश करते हैं तो और ज्यादा आपको सहूलियत हो जाती है और आपको लगता है कि मैं सही चीज जो है वो कर रहा हूं. अब यहां पर जैसे ऑब्जेक्शन रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी है, थोड़ा बजट अगर हाई है तो स्ट्रैटेजी गोल क्या होना चाहिए, सेपरेट अ जेन्युइन मनी प्रॉब्लम फ्रॉम अ वैल्यू प्रॉब्लम. आरओआई का कॉन्फिडेंस उनको देना, ये बताना कि भैया बजट थोड़ा हाई है, ठीक है भाई, लेकिन बजट हाई आप कैसे डिफाइन कर पा रहे हो अभी कि महंगा है कोई चीज, बिकॉज उसका सेकंड चीज तो अभी पता ही नहीं, इससे आपको क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, क्या आरओआई मिल सकते हैं, क्या सर्विस आपको मिलेगी, ये तो पता ही नहीं. बस आपने प्राइस देखा और कहा कि ये महंगा है, बट किस चीज के कंपैरिजन में ये महंगा है जब आपके सामने अभी तक आउटकम ही नहीं आया. आप बात समझ रहे हैं. जस्ट टू क्लैरिफाई, इज द कंसर्न अबाउट अफोर्डेबिलिटी और अबाउट वेदर द आरओआई विल जस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट और नॉट. अगर अफोर्डेबिलिटी है, बजट कैप है, तो आपको उनका स्कोप को एडजस्ट करने की जरूरत है. रिड्यूस डिलीवरेबल्स टू फिट देयर हार्ड कैप बट डोंट लोअर योर रेट. अगर आपको लगता है कि आपने जेन्युइनली सही रेट रखे हुए हैं, फेज इट, लेट्स स्टार्ट विद फेज 1, फेज 2, फेज 3, ऐसे करके आप उनको बता सकते हो सो दैट उनकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाए. अगर अफोर्डेबिलिटी ही प्रॉब्लम हो सकता है बजट की उनके पास प्रॉब्लम हो और आपकी वो सर्विसेज ना अफोर्ड कर पाए, तो आप ये कर सकते हैं. बट अगर आरओआई उनकी प्रॉब्लम है तो ब्रेक इवन एनालिसिस आप करके दे सकते हैं. कुछ टेस्ट प्लान आप लॉन्च करके देना चाहे दे सकते हैं, कुछ मीडिया प्लान आप उनको लाकर जो है वो दे सकते हैं. इफ यू हैव सम डेटा वो आप शो कर सकते हैं, केस स्टडीज वगैरह शो कर सकते हैं, जस्ट टू गिव देम सम कॉन्फिडेंस कि यू कैन डू दिस. राइट, सो this is basically how you handle the objections related to budget थोड़ा high है. Now इसमें क्या गारंटी है? Now in the services like Google Ads, no ethical agency can guarantee numbers, but here is what we can guarantee. Right? तो आप बेसिकली बता सकते हैं कि आप किस चीज की गारंटी दे सकते हैं, प्रोसेसेस की, ट्रांसपेरेंसी की, एजिलिटी की, बट आप मार्केट वेरिएबल्स की गारंटी नहीं दे सकते, आप इंटीग्रिटी की गारंटी नहीं दे सकते. राइट, आप प्लेटफॉर्म ओनरशिप की गारंटी नहीं दे सकते. वो फैक्टर जो प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं उनकी गारंटी आप नहीं ले सकते. अगर आप ले रहे हैं तो एक गड़बड़ी है. तो इसी तरीके से जो इस टाइप के ऑब्जेक्शंस होते हैं उनको आपको हैंडल करने की जरूरत है. पहली एजेंसी से लॉस हुआ, अब वो बोल रहे हैं कि पहली एजेंसी से लॉस हुआ, आपसे भी लॉस हो सकता है. तो सबसे पहले तो आपको डायग्नोस करने की जरूरत है, ऑडिट वगैरह की करने की जरूरत है कि पहली एजेंसी से जो लॉस हुआ उसके पीछे रीजंस क्या है, और उसके बाद आप उनको बता सकते हैं कि हमें पता है कि किन वजहों से ये प्रॉब्लम आई एंड वी विल ट्राई टू फिक्स इट, और इस बार आपके लॉस ना होने के चांसेस हैं. इस चीज को थोड़ा सा प्लॉट करके बता सकते हैं. हम फ्रीलांसर से करवा रहे हैं, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, ये एग्जैक्ट वही सारे क्वेश्चंस है जो हम लोग के पास आते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं. सो वैलिडेट देयर चॉइस बट डिफरेंशिएट टास्क एग्जीक्यूशन फ्रॉम सिस्टम्स एंड स्केलेबिलिटी. देखिए होता है ऐसा कि बहुत सारे लोग जब शुरुआत करते हैं तो फ्रीलांसर्स के साथ काम करते हैं, बजट वगैरह की प्रॉब्लम होती है, छोटा काम होता है, उतने स्केल पे काम नहीं कर रहे हैं, फ्रीलांसर उसको हैंडल कर लेते हैं. तो किसी चीज को करना, किसी टास्क को केवल एग्जीक्यूट कर देना और सिस्टम्स प्रोसेसेस टीम के साथ एग्जीक्यूट करना, एक स्ट्रैटेजी के साथ एग्जीक्यूट करना, एक स्केलिंग के मॉडल के ऊपर लेकर जाना, ये फ्रीलांसर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मुश्किल है. तो अगर उनका बिजनेस बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है, केवल उनको टास्क एग्जीक्यूशन करवाने, ठीक है आप जाइए फ्रीलांसर के पास, कोई दिक्कत की बात नहीं. बट अगर आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तहत काम करना है, प्रॉपर रोड मैप के तहत काम करना है, आपको डेटा भी बहुत सारी चाहिए, आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर टीम आपके प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो काम करे, स्केलेबल सिस्टम्स बनाए जाएं, स्केलेबल बेस बनाया जाए सो दैट आपका रेवेन्यू जो बढ़ाया जा सके. इफ यू वांट ऑल दोस थिंग्स तो आपको फिर एजेंसी के पास जाना ही पड़ेगा, और जब आपको ये सारी चीजें चाहिए और आप एजेंसी के पास जा रहे हैं तो आपको कुछ पे भी करना पड़ेगा. तो अगर कोई पर्सन फ्रीलांसर की कॉस्ट को, लेट्स से वो किसी फ्रीलांसर को 10,000 रुपीज दे रहा था और कोई एजेंसी उनसे 1 लाख रुपीज मांगती है, और वो केवल ये चीज कह रहे हैं कि गूगल एड चलाने में क्या है, एक हमारा फ्रीलांसर चला रहा था वो तो 10,000 रुपए में चला रहा था, आप अलग ही क्या कर दोगे, और एजेंसी के पास आते हैं, तो उनके लिए चीज है. सो फ्रीलांसर ओनली वर्क्स ऑन एग्जीक्यूशन. मैं ये चीज पर्सनली आपको बहुत एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूं. एंड एजेंसी वर्क्स अराउंड द सिस्टम्स. दैट मेक्स सेंस. इट रियली डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस स्टेज. आर यू लुकिंग फॉर इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन और स्केलेबल सिस्टम्स फॉर योर बिजनेस? तो सामने वाला खुद ही बताएगा कि भैया उसको सिस्टम्स चाहिए, इसीलिए वो आपके पास आया. राइट, सो हियर व्हेन यू आर बेसिकली और समवन इज वर्किंग विद अ फ्रीलांसर,
ग्रेट फॉर एग्जीक्यूटिंग स्पेसिफिक टास्क और स्मॉल प्रोजेक्ट्स एट लोअर कॉस्ट। लिमिटेशन क्या है? ऑफन अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इफ दे गेट स्टक एट स्टॉप। बेस्ट फॉर अर्ली स्टेज बिजनेसेस। ऐसा नहीं कि फ्रीलांसर्स कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बट जो टाइप की सर्विसेज की हम यहां पर बात करें, वहां पर अर्ली स्टेज बिजनेसेस के लिए, लिमिटेड बजट्स के लिए, लो कॉम्प्लेक्सिटी के लिए फ्रीलांसर्स के साथ जाना इज अ गुड ऑप्शन। आपका काम छोटा है और आप चाह रहे हो बहुत बड़ी टीम, ये बिल्कुल वैसा ही हो गया कि आपको थोड़ी दूर जाना है और आप कह रहे हो मैं अपनी कार खरीद लूंगा, इससे अच्छा बस से ट्रैवल कर लो, कॉस्ट आपकी बच जाएगी। तो इस चीज को समझिए कि किस टाइम पे आपको किस चीज की जरूरत है। व्हेन योर फोकस इज अराउंड सिस्टम्स, एडवांस ट्रैकिंग, क्वालिटी बेस्ड प्रोसेसेस एंड कॉन्टिन्यूटी, स्केलेबिलिटी, देन बेसिकली यू हैव टू गो टू एजेंसी। आपको वैल्यू चाहिए सो दैट आपकी जो रूट कॉज है वो फिक्स हो सके, क्रॉस क्लाइंट डेटा का फायदा उठा सके, बिकॉज व्हेन यू गो टू एनी एजेंसी, उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, उन्होंने ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया होगा, उन्होंने आपके जैसे बहुत सारे लोगों के साथ काम किया होगा, सो दे हैव द वर्किंग फ्रेमवर्क व्हिच कैन बी डायरेक्टली इंप्लीमेंटेड इनटू योर बिजनेस टू ग्रो योर बिजनेस, राइट? बेस्ट फॉर ग्रोथ स्टेज बिजनेसेस वेयर डाउन टाइम और एरर कॉस्ट इज सिग्निफिकेंट मनी। थोड़े टाइम के लिए अगर चीजें गड़बड़ हो जाए तो पैसा बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। अगर ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देन यू हैव टू बेसिकली गो टू एजेंसी। इसी तरीके से अभी डिसाइड नहीं कर रहे हैं, इज अगेन एन ऑब्जेक्शन दैट कम्स इनटू द प्ले। सो बजट है तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, अगर अप्रूवल है तो आप उनको बता सकते हैं क्या करने की जरूरत है, अगर टाइमिंग की प्रॉब्लम है तो आप उनको बता सकते हैं। तो अभी डिसाइड नहीं कर सकते में तीन ही चीज होती है, या तो उसके पास अथॉरिटी नहीं है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, या उसको जरूरत नहीं है, या फिर उसके पास अभी बजट नहीं है, या फिर अभी वो करना नहीं चाहता, बस ऐसे ही विंडो शॉपिंग जो है वो कर रहा था। तो इस टाइप के ऑब्जेक्शंस को यहाँ पर जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है, इसको आप देख लेना, इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। टर्निंग नेगेटिव्स इनटू पॉजिटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इन टर्म्स ऑफ दिस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्लाइंट सेज एजेंसीज ऑलवेज ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवर। ये एक निगेटिव माइंडसेट बन गया है लोगों का एजेंसी के प्रति। आपको इस ऑब्जेक्शन को प्रॉपरली हैंडल करके उनको एक्सप्लेन करना है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई वी अंडर प्रॉमिस एंड ओवर कम्युनिकेट फ्रॉम डे वन। सो यू आर बेसिकली टर्निंग द नेगेटिव्स इनटू पॉजिटिव्स। क्लाइंट क्या बोलता है? गूगल एड सीम्स टू रिस्की फॉर अस राइट नाउ। यस, विदाउट ट्रैकिंग इट्स रिस्की, दैट्स व्हाई वी फोकस ऑन रिड्यूसिंग रिस्क बिफोर स्केलिंग स्पेंड। क्लाइंट सेज रिजल्ट्स विल टेक टू मच टाइम। आप बता सकते हो कितना टाइम बेसिकली लगेगा। क्लाइंट सेज we tried ads before and they didn't work. Great. Now we know exactly what not to do. And if client says results will take too much time, you can correct them. Okay, but sustainable results always takes time. आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप जूम कॉल वगैरह के ऊपर या वीडियो कॉलिंग के ऊपर ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं, देन यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। कीप कैमरा ऑन, ऑलवेज टेक अ पॉज बिफोर रिस्पॉन्डिंग। ऐसा ना हो कि बड़बड़ बड़बड़ करते हुए आप बोलते ही चले जा रहे हैं। स्लो डाउन 10 to 15%। जब भी कोई क्वेश्चन हो आप थोड़ा टाइम लें, वक्त लें, सोच के उसको बताएं, ठीक है? रशिंग सिग्नल्स नहीं होने चाहिए, काम बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। सिट बैक, uncross arms and breathe. Your physical calmness subconsciously calms the client. अब ऐसा नहीं कि आप ही बड़े puzzled दिख रहे हो मीटिंग के अंदर, तो क्लाइंट भी इरिटेट जो है वो हो जाएगा। ये थोड़ी थोड़ी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मिरर एंड लेबल, रिपीट देयर लास्ट 3 words और लेबल द इमोशंस। इट साउंड्स लाइक यू आर वरीड अबाउट द टाइमलाइन। शो लॉजिक विजुअली, या तो केस स्टडीज वगैरह के फॉर्म में अगर आप दिखाना चाहते हैं, डैशबोर्ड के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। समराइज एंड लॉक, इट्स अ काइंड ऑफ MOM। जो भी आपका डिस्कशन हुआ ना, वो एक बार आप चैट में डालकर उसको वैलिडेट जो है वो करा सकते हैं। सो वर्बलाइज द एग्रीमेंट एंड टाइप इट इन द चैट बॉट इमीडिएटली टू क्रिएट अ माइक्रो कमिटमेंट काइंड ऑफ थिंग, और उसके बाद फॉर्मल आप एग्रीमेंट वगैरह सेंड कर सकते हैं। सो गाइस, ये ऑब्जेक्शन हैंडल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फ्रेमवर्क्स थे, मेरे कुछ अपने इनपुट्स थे जिनसे आपको मदद मिल सकती है। आशा करता हूं वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।